जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसके बारे में अगर पाकिस्तान के नेताओं से पूछा जाए तो वो अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान एंड चाइना आर आयरन ब्रदर्स। शहद से मीठी, आसमान से ऊंची और समंदर से गहरी, ऐसी है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती। आओ इस दोस्ती का थोड़ा एनालिसिस करें, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको ये कि अगर आप दोस्तों IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ आपके लिए एक रामबाण है। इस रामबाण का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT के कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ की क्लासेस के अंदर हम आपके इस NCERT के कंसेप्ट्स को ही क्लियर करने वाले हैं। और जितना जल्दी आप इन NCERT के कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे उतना ज़्यादा आप PT के लिए लगभग 100% प्रिपेयर हो जाओगे, और NCERT के बिहाफ पर मेंस भी लगभग 40% के करीब कवर हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप जितना जल्दी हो सके हमारी इस सीरीज़ से जुड़िए। फ़ीस के लिए आप टेंशन ना लें, हमने इसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल यानी 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी है, जिसका मतलब ये है कि आप जल्दी से जल्दी इससे जुड़ेंगे तो आपके पॉकेट के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा और तैयारी और स्टडीज़ भी अच्छे तरीके से हो जाएंगी। तो दोस्तों इसका फ़ायदा मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, मैसेज भी कर देंगे तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे कंटिन्यू हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। मैसेज मीन्स व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम पर। असलियत में चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का बेस क्या है पहले ये समझ लीजिए। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का जो बेस है वो दो तरीके से है। एक, इंडिया, दोनों का कॉमन एनिमी है इंडिया। भाई ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान का तो जन्म ही टू नेशन थ्योरी पर, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले जो इंडियंस थे, हिंदू हैं, उनके विरोध के नाम पे हुआ। इनके जो आइडियोलॉजिकल फादर कहो या कोई भी जो जिन्ना थे, उन्होंने दुनिया की सबसे वाहियात जो टू नेशन थ्योरी दी, उसका असर ये था कि पाकिस्तान का जन्म हो गया। अब पाकिस्तान का जन्म तो हो गया, लेकिन असलियत में पाकिस्तान ब्रिटेन की घटिया मानसिकताओं की एक नाजायज़ औलाद, जिसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए सिर्फ यूज़ किया, लेकिन दुश्मनी उसने हमेशा से इंडिया से निभाई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें चाइना, तो चाइना असलियत में इंडिया को अपना एक नेचुरल राइवल और कॉम्पिटिटर मानता है। अगर चाइना इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे रीजन में नंबर 1 बनना चाहता है या इस पूरे रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, तो इस पूरे रीजन में डोमिनेशन के लिए उसके सामने सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो है इंडिया। तो दोस्तों असलियत में सबसे पहला दोनों के बीच दोस्ती का एक जो रीज़न है वो है इंडिया। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो चाइना को पाकिस्तान से एक रास्ता मिलता है इंडियन ओशियन में आने का। इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के अंदर पहुंचने का एक रास्ता मिलता है, जिससे वो इस मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सकता है। चाइना का ये मलक्का डायलेमा दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। चाइना हमेशा इस चीज़ से प्रॉब्लम में रहता है। वो प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी है जो हमेशा फंसा हुआ है मलक्का स्ट्रेट में, और उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये इंडिया है। पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का कॉमन दुश्मन, और साथ में पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि चाइना को चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों असलियत में इस दुनिया के अंदर नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज परमानेंट एनिमी। ये एक पर्टिकुलर सी सिचुएशन है कि ना तो कोई पक्का दोस्त है ना ही कोई पक्का दुश्मन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है वो है अपने इंटरेस्ट्स। यहाँ चाइना के इंटरेस्ट्स को अगर आप देखें तो चाइना इस दुनिया में चाहता क्या है? एक डोमिनेंस कि उसका इस दुनिया में अमेरिका जैसा प्रभाव स्थापित हो जाए, यानी डोमिनेंस। दूसरा वो चाहता है सिक्योरिटी उसके रिसोर्सेज की, उसके ट्रेड की, उसके संसाधनों की, उसके व्यापार की। और उसके बाद वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ को वो आगे पसंद करता है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो वो आगे बनाए रखना चाहता है, यानी एक आर्थिक शक्ति के रूप में आगे। मिलिट्री वगैरह की बाद में देखी जाएगी। तो चाइना यहां पर, और इसके लिए इन तीनों चीज़ों के लिए इसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए
चाइना को इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो सबसे बड़ा टूल है वो है असलियत में डेट ट्रैप। डेट ट्रैप चाइना का सबसे बड़ा टूल है। डेट ट्रैप चाइना का सबसे बड़ा टूल है जिसके थ्रू चाइना दुनिया के किसी भी देश पर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करता है और उस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। उसके बाद उसको इस तरीके से यूटिलाइज करता है अपने फेवर में कि वो देश उसका लगभग गुलाम बनकर रह जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और श्रीलंका के अंदर कोलंबो पोर्ट सिटी और साथ में चाइनीज आर्मी की ड्रेस पहनकर घूमते हुए चाइना के मजदूर आपको दिखाई देंगे। और उसमें श्रीलंका की सरकार की जिसे कहते हैं कि एक कमजोरी, एक असहायपना, एक इनकैपेसिटी कि चाइना को रोक सके, अपने मजदूरों को आर्मी की ड्रेस पहनने तक से नहीं रोक सकता श्रीलंका। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। तो दोस्तों, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस चल रहा है या एग्जिस्टेंस की बात अगर चल रही है तो पाकिस्तान की यहाँ पर जो चाइना की ताकत है पाकिस्तान को वही कमजोरी है और पाकिस्तान उसी चीज़ के लिए दुनिया में किसी को भी अपना अब्बा बनाने के लिए तैयार रहता है। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन नफरत ही मेरी पाकिस्तान के लिए उतनी ज़्यादा है और मेरे हिसाब से हर हिंदुस्तानी को लगभग इतनी ही रहेगी। असलियत में पाकिस्तान ने जो भी काम किया उसमें कभी भी अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान ने कभी भी अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करने की कोशिश नहीं करी। 1960s को पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का गोल्डन पीरियड माना जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो लगातार डिक्लाइनिंग है और आज सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान बिकाऊ है। अब ऐसे में पाकिस्तान अगर बिकाऊ है तो खरीदार कौन है? इस पाकिस्तान की ज़मीन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खरीदार है चाइना, जो कि सी पैक के नाम पर पाकिस्तान की लगभग बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ज़मीन को या यूं कहें सड़कों को खरीद चुका है। और खरीद भी क्या चुका है दोस्तों? असलियत में सी पैक के नाम पर चाइना सबसे इंपॉर्टेंट काम जो पहला कर रहा है वो ये कर रहा है कि उसको पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा रहा है और इतना ज़्यादा डेट दे दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट $63 बिलियन का डेट चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया है। अब पाकिस्तान उस कर्ज के नीचे दब चुका है। अब अगले कई शताब्दियों तक या 100-150 साल तक तो चाइना इस कर्ज को जल्दी से उतारने वाला नहीं है, उतार नहीं सकेगा। कम से कम 50 साल तो सोच ही लीजिए। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर अब डस्टबिन कैसे है वहां आते हैं। अब पाकिस्तान बुरे तरह चाइना के कर्ज के ऊपर फंसा हुआ है और कर्ज पे दबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़बरदस्त है कि अगर उसे और ज़्यादा कर्ज नहीं मिला तो वो ना तो पिछला कर्ज उतार पाएगा और ना ही अपने लोगों की सैलरी दे पाएगा। पाकिस्तान इज गोइंग टू कोलैप्स। पाकिस्तान कोलैप्स करने जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान कोलैप्स करने जा रहा है तो पाकिस्तान को लगातार कर्ज चाहिए और कर्ज देने के लिए अमेरिका से लेकर अमेरिका के दूसरे देश जितने भी हैं, दोस्त जितने भी हैं, उन सब ने क्लियर वर्ड्स में मना कर दिया। सऊदी अरेबिया क्लियर वर्ड्स में पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर चुका है, यहां तक कि ये कह रहा है कि जो मेरा पैसा है वो वापस कर वरना मैं तेरे को बता दूंगा। यहां पर चाइना बचा। अब चाइना इसको यूटिलाइज कैसे कर रहा है इसे समझिए। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर चाइना का डस्टबिन फॉर्म में देखेंगे तो साइनोवैक्सीन चाइना की वैक्सीन थी। अब साइनोवैक्सीन जो चाइना की वैक्सीन थी उसने पाकिस्तान को दी। 5 लाख डोजेस शुरू में दी और 5 लाख डोजेस के बाद जो बुरे रिजल्ट्स आए, पाकिस्तान उस बुरे रिजल्ट्स को बता भी नहीं पाया और मजबूरी में जिसको पूरी दुनिया ने रिजेक्ट किया उसी डोज को पाकिस्तान बिना किसी अप्रूवल के लगाई जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर उसके बैड इंपैक्ट भी दिखाई दे रहे हैं तब भी पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है कि चाइना को यह कह सके कि आपकी डोज खराब है, इसको हम नहीं लगाएंगे, आपकी वैक्सीनेशन पाकिस्तानियों पे असर नहीं कर रही है। वहीं इंडिया की जो कोवैक्सीन है उसका बेस्ट इंपैक्ट नजर आया, फिर भी पाकिस्तान उसे लेने की सिचुएशन में नहीं है।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने लोगों की और यहाँ तक कि बहुत से स्कॉलर्स का तो दावा है कि चाइना अपनी बहुत सारी दवाइयों के लिए पाकिस्तानियों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करता है, अपनी दवाइयों के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करता है। और जब वो ट्रायल के लिए इस्तेमाल करता है तो सिचुएशन आपके सामने है कि एक डस्टबिन की फॉर्म में ही है, या यूं कहें एक हिट एंड मतलब प्रैक्टिस मैट की तरह है। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, ये तो दवाइयों का और वैक्सीन का हाल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला चाइना के जो वेपन इंडस्ट्री है, अब उस वेपन इंडस्ट्री को खरीदार चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए चाइना की वेपन इंडस्ट्री का मामला, कि बांग्लादेश को 2 सबमरीन दी, वो 2 की 2 सबमरीन वहीं खड़ी हुई हैं, कोई सबमरीन अब चल नहीं पा रही, और बांग्लादेश इस हद तक डिसाइड कर चुका है कि इसे वापस करूंगा। नेपाल को उसने 6 प्लेन्स दिए, चाइनीज जो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसने नेपाल को 6 प्लेन्स दिए, 6 के 6 प्लेन्स कभी भी ढंग से उड़ ही नहीं पाए। नतीजा उसका यह है कि अब नेपाल उन 6 प्लेन्स को किसी कंपनी को किराए पे देने के मूड में है। इसी तरीके से अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज को देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज ने चाइनीज रडार्स से लेकर चाइनीज बहुत सारे वेपन्स को खरीदने की तैयारी करी, खरीदने का हाँ भी किया, लेकिन 10 देश कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने चाइनीज वेपन्स को क्लियरली मना कर दिया, और यहां तक कि हम नहीं खरीदेंगे, यहां इस लेवल का बैन लगा दिया है। अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें श्रीलंका ने भी ली, लेकिन श्रीलंका भी इसी तरीके के दबाव में है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान ने मजबूरी में सही चाइना के J-17 फाइटर जेट्स खरीदे, और आज के दिन उसकी एयरक्राफ्ट्स के बेड़े के अंदर है। उसी तरीके से मतलब जो एयरफोर्स के बेड़े में है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक टैंक है VT-4 टैंक, जो इंडिया के T-90 टैंक के कंपैरिजन में बनाया गया। VT-4 टैंक, अब ये टैंक और कितनी भी जगह अगर आप देखेंगे तो बहुत सी जगह ऐसी गई हैं जहां पर ये जो टैंक है ये फेल हो गया। बहुत सी ऐसी जगह जहां पर इस टैंक ने काम करने से वो काम नहीं कर पाया, और यहां तक कि चलते हुए टैंक की चेन टूटने की भी खबर आई। अब इस लेवल पर अगर किसी की हो, मतलब अगर नीचे पहिए की चेन ही टूट जाए तो वो ट्रक या टैंक चलेगा कैसे। ये सिचुएशन चाइना के टैंक के साथ थी, और इसे चाइना ने यहाँ तक कि जैसे थाईलैंड, नाइजीरिया जैसे कंट्रीज ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया हो, वो आज के दिन पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल कर रही है। सोच कर देखिए। उसके बाद हालांकि इसे कहा जाता है 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक, लेकिन ये किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से कहीं इंडिया के T-92 टैंक के सामने टिकता नहीं है, T-90 भीष्म के सामने टिकता नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान ने इसी तरीके के वेपन्स की सीरीज में एक और वेपन परचेज किया, और वो है लिमोआ, वो है लोमार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लोमार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब अगर आप यहां देखेंगे लोमार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसकी खास बात क्या है कि भाई ये असलियत में मिसाइल को डिफेंस करने का काम करता है। यानी अगर कोई भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर उस पर हमला करेगा। लेकिन इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 80 किलोमीटर अंदर जाती है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है, वो 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक अंदर जाती है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है और वापस आ जाती है। लोमार्ड को पता ही नहीं लगता। यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स तक का कहना है कि हमारे रडार्स को पता नहीं लगा कि इंडियन प्लेन्स आ गए हैं। अब आप ये डस्टबिन वाला मटेरियल नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। और यही एक रीज़न है, रेंज लगभग 40 किलोमीटर बताते हैं लेकिन है 15 किलोमीटर के आसपास। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि एक डिफेंस सिस्टम जिसके भरोसे पूरे देश का डिफेंस इक्विपमेंट है या डिफेंस है, उसको उठाकर वो फेल हो रहा है। और मज़े की बात यह कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाइना के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही। क्यों? डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं और उस कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा है कि अगर कुछ बोलेंगे तो कर्ज मिलना बंद हो जाएगा और पुराने वाले कर्ज की लेनदारी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया डस्टबिन ऑफ चाइना। बाकी जो बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े शोर हैं कि पहाड़ से ऊंची और उससे गहरी, समंदर से गहरी और शहद से मीठी, ये सब बकवास है, हवाई बातें हैं। पाकिस्तान सिर्फ अपने आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। अपने आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा।
यस, इसीलिए डस्टबिन ऑफ पाकिस्तान, डस्टबिन ऑफ चाइना इसका नाम दिया गया है। आपका इस मामले में क्या कहना है, आप अपनी कमेंट बॉक्स में भी बात ज़रूर बताएं। धन्यवाद।